5वीं भारतीय छात्र संसद के इस प्रथम सत्र में हम आप सभी छात्र नेताओं का, टीचर्स का, फैकल्टी का और तमाम हमारे मेहमानों का बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का दिन एक वैचारिक दिन हमारे बीच, और हमारी कोशिश हमेशा की तरह है कि हम इस वैचारिक मंथन को अपने प्रयासों से भारतीय छात्र संसद के इस मिशन को पूरा करेंगे। आज का हमारा प्रथम सत्र हीरोज ऑफ इंडिया, एजेंट्स ऑफ चेंज, भारत के उन हीरोज को समर्पित है जो बदलाव के संवाहक बनते हैं। और ये हीरोज आप हैं। आप ही वो हीरोज हैं जो भारत को, उसके स्वप्न को आगे लेकर जाएंगे। हमारे विशिष्ट मेहमान मंच पर मौजूद हैं। मैं कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करना चाहूंगी। भारतीय छात्र संसद की परंपरा के अनुसार आप सबसे निवेदन करूंगी कि अपने अपने स्थानों पर सब खड़े हो जाएं। वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए एक विशिष्ट दिन है, एक खास दिन है। आप सब जानते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज पुण्यतिथि है। सार्वजनिक जीवन में अगर हम सादगी की बात करें, उच्च मूल्यों की बात करें, तो उसके प्रतीक रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, उन दिनों को याद करते हैं, उनके उन संदेशों को याद करते हैं। आज उन्हीं की स्मृति में हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने सेशन को। शुरुआत करेंगे हम उससे। उनकी स्मृति में उनके ही भाषण के कुछ अंश आपके लिए। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नज़र भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ। आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान,
जोर बोलिए, जोर से, क्या धीमी आवाज से बोलते हैं आप? जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय जवान जय किसान एक नारा यहां भी बुलंद हो जाए। भारत के हीरो, बदलाव के संवाहक, आज का हमारा ये सत्र हम प्रारंभ करेंगे यहाँ विधिवत रूप से, लेकिन मंच पर मौजूद हमारे विशिष्ट अतिथियों का हम अभिनंदन करेंगे यहाँ मंच पर। मैं आग्रह करूंगी श्री राहुल कराड़ जी, संयोजक भारतीय छात्र संसद, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि सबसे पहले हम अपने विशिष्ट अतिथियों का यहाँ अभिनंदन करें। हम अभिनंदन करेंगे अबू तहर मंडल जी का, जो कि मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष हैं। माननीय अबू तहर मंडल जी आज हमारे बीच, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। डॉक्टर विश्वनाथ डी कराड़ जी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मित्रों, विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत, अभिनंदन। हम स्वागत अभिनंदन करेंगे शैलजा कांत मिश्रा जी का, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। हम स्वागत करेंगे श्रीकांत भारतीय जी, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ हमारे मंच पर, जिन्हें आज सुनेंगे हम लोग। श्रीकांत भारतीय जी का हम यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच पर स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप सभी से निवेदन अपने अपने आज का ये सत्र हीरोज ऑफ इंडिया, एजेंट्स ऑफ चेंज। मित्रों, सारा देश मेरा लाम पर है, जो जहां है वतन के काम पर है। हम हों आप हों, हम सब वतन के काम पर हैं। पानी की एक एक बूंद बचानी हो, अन्याय से लड़ना हो, आवाज उठानी हो, देश की पहरेदारी करनी हो, या देश के विकास में अपना योगदान देना हो। अपने प्रयासों से हम अपने राष्ट्र को बनाते हैं, और हमारे हीरोज हम खुद हैं। 125 करोड़ हम सब हीरोज हैं, और जब हम सब हीरोज बनेंगे तभी बदलाव आएगा, तभी परिवर्तन आएगा। आज के जो ये सत्र है, हम कुछ हीरोज को भी अपना याद करेंगे। वो हीरोज जो ऐसे नायक बन गए देश के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। अगर हम हीरोज ऑफ चेंज की बात करें, बदलाव के संवाहक की बात करें, तो मित्रों, महात्मा गांधी से बड़ा नायक कौन हो सकता है इस देश का। 100 बरस पहले जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, उसके बाद उन्होंने इतिहास रच दिया, इस देश को आज़ादी दिलवाई, और जैसे हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ चेंज, ये बदलाव के नायक बन गए। महात्मा गांधी को हम याद कर रहे हैं, और आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले आइए महात्मा गांधी पर ये छोटा सा एक कर्टन रेजर इस थीम के साथ। पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। अहिंसा के रास्ते से ही स्वातंत्र मिले। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
200,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate. The story of one man whose voice spoke out for millions. To gain independence, we must prove worthy of it. Men honored him. Women loved him. An empire feared him. A nation worshipped him. Long live Mahatma Gandhi! Albert Einstein said, generations to come will scarce believe that such a one as this, ever in flesh and blood, walked upon this earth. तो एजेंट्स ऑफ चेंज, हीरोज ऑफ इंडिया, आज का हमारा ये सत्र हम यहाँ प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय छात्र संसद का ये मंच है, हम युवा नेताओं को यहाँ प्रोत्साहित करते हैं। मैं एक ऐसे ही छात्र को आवाज़ दे रही हूँ जिन्हें हम यहाँ मंच पर बुला रहे हैं। ये वो लकी ड्रॉ है जो हमने निकाला है और इसमें से जो नाम मेरे पास आया है, मैं उन छात्र नेता को यहाँ मंच पर आमंत्रित करूँगी। विश्वजीत जगताप, सतारा से आते हैं आप, महाराष्ट्र से, जिनका नाम लकी ड्रॉ में निकला है और मैं उन्हें आमंत्रित करूँगी यहाँ मंच पर। आगे बढ़ते हैं और प्रारंभिक भाषण के लिए आज के सत्र पर अपने विचारों को रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मोटिवेशनल स्पीकर, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी एंड इंचार्ज, वेस्टर्न महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी, श्री श्रीकांत भारतीय जी को कि वो आएं और प्रारंभिक उद्बोधन दें। मंच पे आसीन MIT के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय कराड़ सर, MIT SOG के प्रणेता और इस ऐतिहासिक छात्र संसद की नींव ने रखी वो हमारे मित्र बंधुवर्य राहुल जी, मान्य मंडल जी, मान्य मिश्रा जी, लक्ष्मीबेन, मंच पे आसीन सभी प्रेरणा स्रोत और हिंदुस्तान के कोने कोने में बसे हुए छात्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली मेरे कैंपस के रियल हीरोज, मैं इस सत्र में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहां बैठा हुआ छात्र नेता 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल का होगा। जब से आप कुछ समझा होगा, सूझबूझ आई होगी, कितने साल का सफर पास किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद कोई सफर में मिला होगा, कोई आदमी मिला हो, कुछ पिक्चर देखा हो, कोई दोस्त ने बात की हो, कोई कुछ किताब पढ़ा हो, ऐसा मोमेंट, ऐसा क्षण ऐसा आया होगा, आप सबको ऐसा उस क्षण में लगा होगा, शायद ये क्षण, ये आदमी, ये मुलाकात, ये किताब अपने जीवन को बदल सकता है। शायद आया होगा, शायद नहीं भी आया होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये 3 दिन का छात्र संसद और ये इस सत्र का सबसे बड़ा समय आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। मित्रों, हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में आप जाओगे तो आपके ख्याल में आएगा, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे राम हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे महात्मा गांधी हो, जिनका पुण्य स्मरण हम करने जा रहे हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन मैं कभी कभार ऐसा सोचता हूं कि एक महात्मा गांधी इतिहास के पन्नों के ऊपर तब आया जब उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे तेज लेकर गांव गांव का महात्मा गांधी, ये बड़े महात्मा गांधी के पीछे खड़ा रहा, तो फिर एक महात्मा गांधी इतिहास के पन्नों के आया। मैं मानता हूं ये जो देश में छात्र शक्ति यहां बैठी है, जो छात्र नेता बैठे, ये सभी छात्र नेता एक तेज का अंश लेने के लिए यहां आए। मित्रों, ये 3 दिन का सफर एक अलग सफर है। बहुत देने के लिए यहां लोग बैठे हैं। सवाल है, हम लेने के लिए आए हैं, हम क्या लेने वाले हैं? ना केवल सेशन से, 2 सेशन के बीच में जो प्रयास राहुल जी कर रहे हैं, मैं मंडल जी से अभी बात कर रहा था,
जब हिंदुस्तान के लोकशाही का इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये छात्र संसद के सिवा और MIT SOG के सिवा ये इतिहास पूरा नहीं हो सकता। मित्रों, ये 3 दिन के अंदर में हम क्या लेने जा रहे हैं, हम क्या लेना चाहते हैं? सत्र में तो आपको मिलने ही वाला है, लेकिन 2 सत्र के बीच में जो साइलेंस है वो बहुत कुछ बोल सकता है। मित्रों, देने की क्षमता हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत है, हिंदुस्तान के वर्तमान में भी बहुत है, सवाल लेने का है। मुझे याद है, इट वॉज जस्ट 2003, मैं मुंबई से निकला था एक कार्यक्रम के लिए कोल्हापुर जाने के लिए। महालक्ष्मी एक्सप्रेस में मैं बैठा, एक 21-22 साल का जवान अपने पीठ पे स्कूल बैग लेके चढ़ा। जैसे अंदर आया, उसने उसके स्कूल बैग से कुछ कार्ड्स निकाले, सारे कंपार्टमेंट में बांटता चला जा रहा था। मैं कोने में बैठा एक किताब पढ़ रहा था, उसने मुझे वो कार्ड दिया नहीं। आधे घंटे के बाद में मैंने उसको बुलाया, भाई क्या बांट रहा है? पहले तो मुझे लगा कुछ चीज बेच रहा हूं, वो बांट रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद वो नौजवान छात्र मुझे मिलने आया और उसने मुझे कार्ड बताया। वो शौक, वो कार्ड के पीछे में मराठी में, भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझ्या देशावर माझं प्रेम आहे, भारत मेरा देश है, सारे देशवासी मेरे बंधु है, मेरे संस्कृति में मेरा प्रेम है, ये एक प्रतिज्ञा लिखी हुई। और मैंने जब पान पलटा तो उसमें लिखा था, ये 16 लाइन में से एक शब्द भी आज के दिन में आप जी पाओगे तो जियो। मैंने पूछा, ये तू क्यों कर रहा है? बोले, मैं MSc मैथमेटिक्स कर रहा हूं। मैं फिर भी क्यों कर रहा है? उसने मुझे कहा कि आई डिसाइडेड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ ए करियर। बट व्हाट इट मींस? उसने कहा कि आई एम ए किंग, माय वाइफ इज क्वीन, माय सन इज प्रिंस, माय हाउस इज किंगडम। दिस इज नॉट अ साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ ए करियर। कुछ मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता हूं, कुछ प्रेरणा का स्रोत बनना चाहता हूं। भले 6 साल पहले मेरे एक दोस्त का बड़ा भाई कारगिल के युद्ध में मरा, शहीद हुआ। मैं उसके गांव में गया था, उसकी अंत्ययात्रा जब सामने से आ रही थी, मुझे लगा कि वो देश के लिए मरा है, मैं देश के लिए कुछ क्षण जी तो पक्का सकता हूं। वो शशिकांत नाम का लड़का यदि वहां है, यहां बैठा नहीं है, लेकिन मैं कई शशिकांत इस पेंडॉल में देख रहा हूं जो इस सत्र से एक नई प्रेरणा लेकर अपनी जीवनी बनाएगा। मित्रों, इस सत्र के अंदर यदि ऐसा तेज का अंश, ऐसा प्रेरणा का स्रोत यदि आप ले पाओ, और जिस कैंपस में इसके बाद में आप जाओगे, उस प्रेरणा के स्रोत में उस तेज के अंश को आप यदि बढ़ा पाओगे, तो इसकी जैसी सफलता इस छात्र संसद को कुछ नहीं होगी। मित्रों, आखिर में एक छोटी सी बात आपसे बात करना चाहूंगा। बचपन में मेरे दादाजी मुझे एक कथा बताते थे कि एक छोटा सा गांव, एक छोटी सी बस्ती। एक दिन शाम को बस्ती में लगी आग, गांव में चिल्लाहट उठी, आग बुझाओ, आग बुझाओ। लोग दौड़े, आवाज सुनने गई एक चिड़िया को जो पेड़ के ऊपर बैठी थी। उसने कान से आवाज सुना, पानी डालो, आग बुझाओ। चिड़िया उड़ी, नहर के पास गई, अपने छोटे से चोंच से पानी का बूंद उठाया, उस आग में डालने लगी। उसको लगा कि मैं डालूं पानी, चाहे जीवन चला जाएगा। लेकिन उसके ख्याल में आया पानी डालने से जीवन नहीं जा रहा है। वह फिर से उड़ी, फिर गई नहर में, फिर पानी का बूंद लिया, फिर डाला। वो डालते चली गई। 2 कौवे आए, उन्होंने चिड़िया को पूछा, पगली हो क्या, तेरे चोंच के बूंद से आग बुझेगी? उसने कहा, हाँ मैं पगली तो पक्का हूं, लेकिन इस गांव का इतिहास और इस आग का इतिहास जब लिखा जाएगा तो मैं आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगी। मित्रा, एक चिड़िया
हमारे जीवन की प्रेरणा हो सकती है। यहां कई गरुड़ बैठे, कहां कई हंस बैठे, इनमें से आप प्रेरणा लोगे, ऐसा मुझे लगता है। इस सत्र का इसके सिवा कोई यशस्विता नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भारतीय जी। तो वो चिड़िया हम सबको होना पड़ेगा, अपना अपना सहयोग, अपना अपना अंश हमें देना होगा देश और राष्ट्र के विकास के लिए। और आपको मैं याद कराना चाहूंगी कि अंत में इस सत्र के एक क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा होता है। हमारे आज के विषय पर हमारे मुख्य वक्ताओं से आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप वो सवाल नोट करके रख लीजिए, और आपके पास जो पोडियम बने हुए हैं वहां पर अपने नाम के साथ अपना सवाल छोड़िए। सत्र के अंत में हम आपके सवालों को लेंगे और जवाबों को सुनेंगे जो हमारे मुख्य वक्ता आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है मेघालय, बहुत ही दमकता हुआ, बहुत ही सांस्कृतिक, जो हमारा गौरव है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आज मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, भारतीय छात्र संसद के इस सत्र के अध्यक्ष माननीय श्री अबू तहर मोंडल जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। और अब हम सादर आमंत्रित करेंगे श्री अबू तहर मोंडल जी को कि भारतीय छात्र संसद के इस 5वें वर्ष में उनका अभिनंदन करते हुए हम आग्रह करेंगे हमें संबोधित करें। श्री अबू तहर मोंडल जी। Respected Shri Garoji, the founder of MIT, the recipient of Adarsh Shiva Vidayak Puraskar, Shri Harsh Sangvi ji, and Shri Utkarsh Verma ji, Shri Srikant ji, the recipient of Heroes of India Puraskar, Shri Anand Kumar ji, Ms. Lakshmi ji, Shri Shailjakant Mishra ji, former DGP of Uttar Pradesh, Rahul ji, under whose auspices a program like this is organized every year to inspire the student community of the country, all the distinguished guests on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, and my dear students. A very warm good morning to every one of you, and the best wishes of New Year from me and my people from my beloved and beautiful state of Meghalaya. It is indeed a great privilege and honor for me to be here today to associate myself with the Chhatra Sangsad. It is indeed an occasion which will go in a long way. And I am happy that I have been interested to chair the session 2 under the theme, Heroes of India, Agents of Change. I thank the organizers to have discussion on the theme because this is the need of the hour. And when we talk about the heroes, we always tend to remember the people who were or are in the limelight of the society. We forget to see that there are many unseen, unknown heroes in the society, in our country, in different walks of life, working and walking in the tightrope for the benefit of the people of the society. With the fast growing population in sync with the fast changing socio-economic condition of India, keeping in mind to serve the people in better way, to narrow the gap of economic developmental disparity between the rich and poor, urban and rural, we need more involvement of such type of heroes of India, and especially from the younger generation, to change the economic condition of India. With a population over 1 billion, India is world's largest democracy since independence, which is now about 67 years,
India has undergoing major changes in terms of social, economical, political, and technological aspects. And just imagine, India has the largest population of youth in the world, and more than 50% of its population below the age of 25 years, and more than 60% of its population below the age of 35 years. And with this increase of population, problems are also becoming complex. The gap is increasing wider and wider. The rich is becoming richer, the poor are becoming more poorer. The rural and urban divide is widening. More economic activities is taking place in the urban areas, giving opportunity for employment. Whereas a farmer working in his field, struggling hard to sell his produces because there is no support prices. The migration of unskilled laborers from rural to urban India is increasing every day, as there is no livelihood facilities in rural areas. And this is also creating complex problems in the urban areas. Just imagine we take 3.5 hours to travel from Pune to Mumbai through the India's first expressway. And still we are not happy. We try to see any shortcut way or the way through which we can reach Mumbai earlier than this expressway. But there are thousands of villages in the country are yet to be connected with motorable roads, where people take same time for days to travel to reach his destination. When a minor power disruption irritates us, and maybe that for the change of grid, but just imagine, still thousands and lakhs of students in rural area do not have this privilege, and they are still studying in the dimly lit, the age-old kerosene lamp, which is also not good for their health. An affordable father puts his child in the best school in the country by paying a tuition fee of not less than 1 lakh rupee. And just imagine, a poor father could not even afford to spend that much money for his children from class 1 to complete till his graduation. Next time when you sit in a CC day and order for a cup of cappuccino or maybe a muffin, just imagine that much money is required for a daily wage earner, for which he is struggling days in and days out for the survival of his family for the entire day. Now, why I'm telling these issues? Because these issues are mostly known to you, and we can cite thousands of them if we want. But I am telling that we now need people to understand these problems. And how can we do that? We can do that if we have energy to go down deep to the ground reality and get acquainted with the problems. We can do that if we have patience to understand the problems. We can do that if we have dedication to solve these problems. We can do that if we have enthusiasm to highlight and focus these problems. We can do that if we have courage to come out of the comfort zone and struggle for the rights of the most underprivileged of the society. Many dedicated and committed people working hard to excel in their respective field of work. Their dedication and commitment force us to think how they contribute in the nation building. And slowly they become our role models and bring change in our lives, change in society, and change in country. And these role models can influence us. The society vis-a-vis the system where they belong, and bring change in the lives of the millions of people of the country as we follow them, try to copy their lifestyle of dedication and commitment. They take a special position or place in our heart and soul.
They become our heroes, the real idol who bring changes in our thinking, behavior, and attitude, bring changes in the society and the country. They become the agent of changes. If Mr. Garud would not have left his government job, come to Pune, and open this institution, today we would not have the opportunity to discuss issues like this to bring forward. I was just telling you are doing a wonderful job. And this should be spread over the country, because the mind of the children, the mind of the youths, the mind of the students working like a chain reaction. And that's how things world over have changes. That's how the Tahrir Square in Egypt taken a big changes in the political scenario of the country. That's how it is happening in Hong Kong. That's how it's happening in Beijing, because the mind of the children can ignite a chain reaction. I understand a huge number of students will be participating this Bharatiya Chhatra Sanchad. And from you, with the social media, with the advent of Facebook and Twitter, you will tweet your friends back at home. And it will be a chain reaction. And in that chain reaction, definitely the entire society will change, and that will change the face of our country. Can we do it? Yes, we can do it. You got to promise yourself and say that from now onwards, we will try to see that there is great change in the society. We'll try to discard the people, be it in any field. If they are not contributing anything to our causes, the causes of this society, we can bring in changes. There are thousands success stories on that. And one particularly I feel like to tell, a small girl who came from outside to visit one remotest village in the country near Vellore. And she was not allowed to go inside to a maternity home. And the people were so orthodox on those days that even the husband or the parents of the patient was not allowing the doctors, especially the male doctors, to enter into the maternity center. And she promised herself that I'll go back, I will complete my studies. I'll become a doctor and I'll come back and I'll serve the people here. And that's how today we have the Christian Medical College in Vellore. The story of Ida Shujar is fresh in our minds. And if the small girl who hails from outside, who is very alien to us, can change, can bring the society, definitely we can also bring the society. Can we? I can't hear you. Can we change the society? Yes, we can, and we will definitely do it. Today we are having among us two great personalities. Mr. Anand Kumarji, he himself will speak to you, and Ms. Lakshmi ji. See their courage, how they are fighting and how they are taking the society forward. And if you go through their biodata, you'll be wondering that if they can do it, why not we do it? We have two Yuva Adarsh Purushkar recipient, the young budding MLAs in the field of politics. They can change. The hero can be a journalist who motivates us, can be a social activist, can be a sports person, can be an education, and the list is not conclusive. So I would throw you request that please come forward. Please see, bring a change in the society and bring an awareness so that the future generation will enjoy the benefit of us. I once again thank the organizers, especially Mr. Garudji and Mr. Rahulji, for giving me this opportunity to participate in this
Bharatiya Chhatra Sanshad. And I would like to tell that yes, the organizers are also working in a unique way as an agent of change. And they are bringing joy and happiness to many of the lives of the students, ultimately who is again in turn bring happiness, joy, and cheer in their family and the society. I wish every one of you good wishes, and I wish that this 5th Bharatiya Chhatra Sanshad will be a grand success. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपके सार गर्भित भाषण के लिए। और एक ही बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते चलिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते चलिए। और अपनी राह पर आगे बढ़ते हुए भारतीय छात्र संसद के इस मंच से जो परंपरा हमने रखी वो आदर्श युवा विधायक पुरस्कार की, उन विधायकों को पुरस्कृत करने की जो युवा हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है। और आज हमारे बीच ऐसे ही 2 युवा विधायक मौजूद हैं जिन्हें गर्व है, आज हम उन्हें सम्मानित करेंगे युवा विधायक पुरस्कार से। जी हाँ, आज के इस सम्मान के लिए जिन्होंने अपने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में लोगों के विकास के लिए काम किया, बड़े सम्मान के साथ यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मजूरा गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री हर्ष सांघवी जी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भारतीय छात्र संसद के मंच पर इस युवा विधायक का सम्मान। मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री अबुतहर मंडल जी से कि श्री हर्ष सांघवी जी को इस बार का आदर्श युवा विधायक पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। छात्र राजनीति से अपनी पारी की शुरुआत की श्री हर्ष सांघवी ने और गुजरात के सक्रिय युवा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला अफजाई यहाँ पर हम कर रहे हैं इन युवा विधायक की। मैं गुजारिश करूंगी उनसे कि 2 शब्द कहें श्री हर्ष सांघवी जी। हेलो, भारत माता की। आज के ये भारतीय छात्र संसद में जो आने वाले दिनों में हजारों यूथ को अपने अपने क्षेत्र में लीडर बनाने वाले हैं, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत श्री कराड़ जी और युवाओं के लिए ये रियल संसद एक प्लेटफॉर्म जिससे युवाओं को कुछ कहने का मौका मिलेगा, कुछ करने का मौका मिलेगा, ऐसी ये संसद बनाने वाले हमारे राहुल कराड़ जी। आप सभी देश भर से आए हुए युवाओं, मैं ये मानता हूं कि युवा मात्र राजनीति से नेता नहीं बनता, युवा कोई पार्टी के अपने विचार के माध्यम से काम करने वाला मात्र नेता नहीं बनता। युवा वो है जो हर एक फील्ड में, हर एक सोशल फील्ड में अपनी मौजूदगी दिखाए और वो मौजूदगी के माध्यम से वो नेता बन सकता है। मैं ये मानता हूं कि आज के ये समय में वी ऑल यूथ शुड ज्वाइन एक्टिवली पॉलिटिक्स or any social activities which we can do and which we can help whoever in India needs. आप सबसे विनती है कि आप सब मिलके अपने भारत को एक अच्छा भारत बनाने का प्रयास करिए। हम भी कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं थे और हम लोग 26 साल की उम्र में हमको हमारी विधानसभा में सेवा करने का मौका मिला। आप सबको भी आने वाले दिन में यही स्टेज पे
वहां से बैठ के यहाँ आने का मौका मिलेगा। आप सबसे विनती है, हम सब साथ में मिलकर एक अच्छा भारत बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सांघवी जी। और अब जो दूसरा नाम मैं बुलाने जा रही हूं, जिन्हें आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से आज सम्मानित किया जाएगा। मित्रों, वो बिल्कुल चुपचाप थे, राजनीति से कोसों दूर थे, एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विंग में नौकरी करते थे और 2010 में राजनीति के कारवां ने उन्हें पुकारा और वो चले आए और लखीमपुर जिले के लखीमपुर खेरी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीतकर 2010 में सबसे युवा विधायक बनने का गौरव हासिल किया। जी हां, मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं युवा विधायक श्री उत्कर्ष वर्मा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम यहां स्वागत अभिनंदन करेंगे। भारतीय छात्र संसद के इस मंच से आज युवा विधायक पुरस्कार प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं MIT के एसओजी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, यूनेस्को चेयर फॉर ह्यूमन राइट्स सेंटर, तमाम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आज युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव हासिल किया है श्री उत्कर्ष वर्मा ने। उनसे निवेदन करूंगी कि 2 शब्द हमारे युवाओं के लिए कहें। अपने क्षेत्र के विकास के सारथी बने हैं उत्कर्ष वर्मा और चित्रों के माध्यम से आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार एक युवा राजनीति को ज्वाइन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और अपने इलाके के लिए काम करते हैं और इस युवा विधायक पुरस्कार को पाते हैं। ये एक जर्नी है जिसे आप यहाँ चित्रों के माध्यम से देख पा रहे हैं। 2 शब्द मैं धन्यवाद देता हूँ आज भारतीय छात्र संसद के आयोजक श्री राहुल जी को और मंच पर उपस्थित माननीय श्री मोंडाल जी को, श्री मिश्रा जी को और सभी लोगों को कि उन्होंने मौका दिया आज इस मंच पर इतने सारे साथियों के साथ में जिनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है और हम सब लोग चाहते हैं कि अपने देश के लिए हम लोग कुछ करके दिखाएं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी के लीडरशिप को कि उन्होंने मुझे बहुत ही कम उम्र में मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र के सेवा कर सकूं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, कुछ करने के लिए एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोगों को MIT स्कूल में भारतीय छात्र संसद के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ताकि आप समाज में रह कर के समाज के लोगों को ऊपर उठा करके इस देश की सेवा कर सकें और एक बदलाव जो आज के समय की मांग है उस बदलाव को लाना है और उसमें हम सभी युवा साथियों को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और आज इस भारतीय छात्र संसद के माध्यम से जो आज सम्मान मुझे मिला है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने क्षेत्र में पूरी मेहनत से कार्य करता रहूँगा और अपने युवा साथियों के साथ में मिलकर के इस देश में अच्छे काम करूँगा ताकि ये देश ऊपर उठे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हर्ष सांघवी और श्री उत्कर्ष वर्मा। और तालियों के साथ हम एक बार फिर से
ये बता देंगे, ये जता देंगे कि भारत की राजनीति के जो देदीप्यमान सितारे यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं। आप सब अपने अपने स्थान ग्रहण करें। मैं आने वाले ज़माने से मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने देखी है बड़ी चमक इन आँखों में। और ये चमकती हुई आँखें हमारे युवाओं की आँखें, इनमें चमक है, इनमें विश्वास है, इनमें ऊर्जा है, कुछ कर गुजरने की ताकत, क्षमता है। भारतीय छात्र संसद का ये मंच ऐसे युवाओं के लिए एक सार्थक मंच बना हुआ है। ये मंच है उन युवा विचारों को सुनने का, समझने का, वो किस तरह के सवाल उठा रहे हैं उन्हें सुनने का। ऐसे ही युवा छात्र नेता देश भर से हमारे इस मंच पर आते हैं, अपने विचारों को हमसे साझा करते हैं। ऐसे ही युवा नेता को मैं आवाज़ दे रही हूँ। प्रसाद सनत MIT SOG के छात्र हैं जो कि नासिक से आते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी आज के विषय पर अपने विचार रखें। प्रसाद सनत। बोलो भारत माता की। भारतीय छात्र संसद के इस 5वें अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और भारत माता के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक से हर हिस्सों से यहाँ उपस्थित सभी छात्र युवा नेताओं को मैं उनको और उनकी पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। मैं प्रसाद सानप नासिक महाराष्ट्र से, एजेंट ऑफ चेंज, भारत के नायक, बदलाव के शिल्पकार, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ। जब इस विषय के बारे में मैं सोचने लगता हूँ तो सबसे पहले मेरे सामने चित्र खड़ा होता है। आज भारत महासत्ता बनने की ओर जा रहा है, आज भारत सुपर पावर बनने की ओर जा रहा है, लेकिन भारत आज जो भी है हमें विरासत में मिले विचारों की वजह से है। हमें हमारे नायकों ने विचारों, आज भारत जो भी है वो हमें हमारे नायकों ने जो विचार विरासत में दिए हैं उसकी बदौलत ही भारत आज जो स्थान पे है उस स्थान पे। मैं पूछना चाहता हूं मेरे सभी युवा मित्रों को, भगत सिंह कितने साल के थे, सुखदेव कितने साल के थे, और इसी भूमि के नायक राजगुरु कितने साल के थे। जब वो देश के लिए बलिदान गए, जब वो देश के लिए बलिदान जाते वक्त देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा दे गए स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए, और लाखों युवक उस आंदोलन में आए, हमने स्वतंत्रता मिलाई। अरे हीरो होता कौन है, नायक होता कौन है? जो सामान्य होता है, सामान्य लोगों में रहता है, लेकिन सामान्य लोगों में रहकर असामान्य काम करता है, वो हीरो होता है। इस मंच पर इसी मंच पर मेरी और आपकी सभी की बहन लक्ष्मी, जिन पे खुद पर हादसा होकर समाज की किसी और लड़की पर यह हादसा जिंदगी में न हो, इसलिए न्यायालय में लड़ाई लड़ने वाली लक्ष्मी हमारी हीरो है। आज भी देश का 50% जनसंख्या ये गांवों में रहती है। आज भी हमें कुपोषण और गरीबी की समस्या हमारे सामने है। ऐसे वक्त अनंत कुमार जैसे हीरो हमें है, क्योंकि जो गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते उनके लिए पढ़ाई देने का काम करने वाले अनंत कुमार हमारे हीरो है। आज देश में कई इंस्टीट्यूट शिक्षा देने का काम कर रही है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में युवाओं का इतना बड़ा क्लास हमें उपलब्ध कर देने वाले राहुल कराड़ हमारे हीरो है। शबकत दोस्तों ये मेरे बस में नहीं, शबकत दोस्तों ये मेरे बस में नहीं। उठो नौजवानों, ये हम सब की जिम्मेदारी है, बस इन 8-10 की नहीं, बस इन 8-10 की नहीं। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता है माँ भारती। इसी के साथ मैं अपने समाप्त में, अपने लास्ट भाषण में इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे पास आप सभी में, मुझ में, आप में, इन सभी में हीरो है, आप सभी में नायक है। हमें बस प्रेरणा देनी है, चेतना देनी है और देश के बदलाव के लिए साथ आना चाहिए। और जाते जमाना कहाँ मुड़ता है, जहाँ जवानी मुड़ती है। सब तन मन से जवानों को मैं विनती करता हूँ और लास्ट में सबको बदलाव के लिए पुकारता हूँ। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
और अभिनंदन करेंगे हम इस युवा नेता का। मैं आग्रह करूंगी राहुल कराड़ जी से कि भारतीय छात्र संसद के मंच पर प्रसाद सनप का अभिनंदन करेंगे, हम हौसला अफजाई करेंगे। और यही एक ऐसा मंच है जो युवाओं को आवाज देने का काम इस देश में कर रहा है। और अब अगले छात्र नेता शुभम तिवारी जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगी अपने विचार आज के विषय पर रखें। जिनके गौरव खातिर उसने सैंडर्स को गोली मारी, झूल गया फांसी पर जीवन की खुशियां भूली सारी। उस भारत के बासी हम मैकाले के बंदर बने हुए, हर तरफ गुलामों का मेला ना दिखते सीने तने हुए, हर तरफ गुलामों का मेला ना दिखते सीने तने हुए। भारत माता की। पुणे की इस पुण्य धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के महानायक वो हैं जिन्होंने भारत को उसका अस्तित्व दिया, जिन्होंने भारतीय परचम को संपूर्ण विश्व में फहराया, जिन्होंने भारतीय राजनीति को क्षेत्रवाद, भाषावाद या जातिवाद से नहीं बल्कि विकासवाद से परिभाषित किया। मित्रों, जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण आज इस भारत का अस्तित्व मौजूद है, जिन सरदार पटेल ने स्वयं के चरित्र के कलंकित होने की चिंता ना करते हुए भारत की अस्मिता पर एक आंच न आने दी, जिस लौह पुरुष ने भारत की 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर हिंदुस्तान रूपी इस महामाला का निर्माण कर भारत माता को समर्पित किया। परंतु मित्रों, आज अगर हम वास्तविकता के दर्पण में झांक कर देखें तो वही सरदार पटेल आज की इस युवा पीढ़ी के सामने एक स्मारक से बढ़कर और कुछ भी नहीं, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। चलिए मान लेते हैं इसका कारण कि राजनीति के प्रति आज का युवा एक नकारात्मक सोच रखता है, यह हमारे समाज की वास्तविकता है। तो फिर मित्रों, हम अपने राष्ट्र के उस सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को कैसे भूल सकते हैं जिसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को एकता व सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, जिसने संपूर्ण विश्व को भारतीयता का अर्थ समझाया, जिन्होंने विश्व को आत्मीयता का संबोधन दिया, जिन्होंने हमें वेदों का सार समझाया, जिन्होंने हमारे ओजस्वी अतीत की झांकी संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत कर हमें भारतीय होने का गर्व महसूस कराया। परंतु मित्रों, आज समय की विडंबना को देखिए, जिस स्वामी विवेकानंद की ध्वनि आज भी विश्व धर्म संसद में गूंज रही है, उसी महापुरुष के अपने देश भारत में आज उनके सिद्धांत विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। अगर बात करें विज्ञान के क्षेत्र में, तो भारत में वैज्ञानिक चेतना लाने वालों में जो सबसे पहला नाम हर भारतीय के मानस पटल पर उतरता है, वह नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का, जिस महापुरुष के पद चिन्हों पर चलकर हमारा देश एक परमाणु शक्ति बन सका। प्रेरणा के इस नाम से प्रेरित होकर हमारे देश के युवाओं ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, और इन्हीं नामों की सूची में एक नाम रामेश्वरम के उस मल्लाह के बेटे का भी है, जिसने सदैव अपने सुख, धर्म, ईमान, तप, तपस्या, पूजा, इन सब से पहले अपने कार्य को प्राथमिकता दी, जिसने भारत को अग्नि जैसा महाशस्त्र दिया। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं हम सभी के प्रेरणा स्रोत भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। भारत माता का वो बेटा जिसके एक कान में गीता का श्लोक और दूसरे कान में कुरान की आयतें गूंजी हों, मैं विखरी जुल्फों वाले ऐसे अब्दुल कलाम जी को नमन करता हूं। मित्रों, हमारी विश्व स्तरीय पहचान हमें बताती है कि हम जीवन में मंगल ढूंढने वाले लोग हैं, परंतु आज ब्रह्मांड का कड़कड़ साक्षी है कि हम मंगल पर जीवन ढूंढने में भी समर्थ हैं। आज मैं स्मरण कर रहा हूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पितामह डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को, जिनके अतुलनीय नेतृत्व क्षमता और कठोर परिश्रम के कारण आज हमारे देश का धरती पुत्र अनंत अंतरिक्ष के क्षितिज पर पहुंचने में कामयाब हो सका है। मित्रों, इतिहास साक्षी रहा है कि विज्ञान के द्वारा देश का विजय रथ आगे तो बढ़ सकता है, परंतु राजनीतिक निर्देशन के बिना वह सदैव ही दिशाहीन रहा है। आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले भारतीय राजनीति को दलदल समझने वाला जो युवा चौराहों पर खड़े होकर चाय की चुस्कियों के साथ यह कहता था कि इस देश का कुछ हो नहीं सकता, उसे स्वयं इस दलदल में उतरकर एक राह खोजने के लिए अगर किसी ने प्रेरित किया है तो उन नामों में पूज्य बापू के नाम के अतिरिक्त अगर किसी का नाम आता है तो वह नाम है रालेगन सिद्धि के सूरज श्री अन्ना हजारे जी का। मित्रों, भावनाएं बहुत सी हैं परंतु समय बहुत कम। अंततः मैं अपने देश के सभी महानायकों को नमन करते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने की शपथ लेते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि प्रथम पद पर वतन ना हो तो हम चुप रह नहीं सकते, किसी सब पर कफन ना हो तो हम चुप रह नहीं सकते, सत्ता को कोई सलामी दे ना दे लेकिन शहीदों को नमन ना हो तो हम चुप रह नहीं सकते।
कलम के जिस्म भी चुप हो तो हम चुप रह नहीं सकते, कला की किस्म भी चुप हो तो हम चुप रह नहीं सकते। भरे बाजार में लज्जा उछाली जा रही घर की पितामह भीष्म भी चुप हो तो हम चुप रह नहीं सकते। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की। शुभम तिवारी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन करेंगे इस युवा छात्र नेता का। यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच पर भारतीय छात्र संसद के संयोजक राहुल कराड़ जी, तालियों के साथ उनके इस जोश में हम अपना जोश दिखा सकते हैं। शुक्रिया। और अब अगली छात्र नेता यशस्वी, जिनको हम आमंत्रित कर रहे हैं, मुंबई से आती हैं, आज के विषय पर अपने विचार रखेंगी। $5,000 students, over 50 speeches, for 8 hours a day, 3 days event, and one great huge platform, the Bharatiya Chhatra Sansad. If I ask any one of you to sit for an extra lecture after the college, or sit for the consecutive lecture of the same professor, well, I can't imagine your faces at that time. But just to make you notice that these college students are sitting since yesterday and are also going to sit tomorrow just to listen you guys speak. Because we believe these are the heroes of India, our agents of change. Great greetings to one and all present out here. Well, the best way to start a speech is by starting with a success story. If I mention about the successful leaders of India, I'll be the only speaker of the event and still the list wouldn't go. Say it the CEO of Tata, the youngest CEO so far, Avni Davda, or the co-founder of your favorite online shopping store, Flipkart, Sachin Bansal, both of whom have been listed in the global youth leaders among rest all the Indians, also including our lovable film star Farhan Akhtar, the initiator of MARD, Men Against Rape and Discrimination. Someone rightly said, greatest leaders are not the one who does the greatest things. I repeat, greatest leaders are not the one who does the greatest things. These are the ones who get the people to do the greatest things. When a guy from Patna can give free education to below poverty line student and make him crack the IIT, or the girl who has lost everything except her soul and still stands in the society, these are the heroes of India, our agents of change. Not just the Jallianwala Bagh massacre or our freedom fighters are the heroes. The one getting up at 4 a.m. in the morning and distributing newspapers throughout your societies, or the cleaner who cleans your litters after you exit the cafeterias. These are our agents of change. Well, how would you define a hero? The one who has the capacity to set the vision, or the one with a clear sense of purpose? The one with a perfect direction, or the one with a transparent picture of the destination? Well, guys, it's we, the youth, the 65% younger generation of our nation. We have to take the responsibility to make our country feel proud. Maybe just like the student speakers amongst all of you who have been standing here and dared to speak on the currently discussed topics of the nation. A great salute to you people. Just to end up my thoughts, I would finish by saying a Tagorean speech. Where the mind is without fear and the head is held high, when knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where the word comes from the depth of truth, where tireless striving stretches it arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way in the dreary desert sand of the dead habit, where the mind is put forward by thee into the ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake, let my country awake, let my country awake. Thank you and have a wonderful day ahead. बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी, और यशस्वी का भी यहाँ स्वागत अभिनंदन करेंगे हम भारतीय छात्र संसद के मंच पर। ये वो आवाजें हैं जिन्हें हम सुन रहे हैं और जिन्हें देश और दुनिया सुन रही है। ये आवाजें अनसुनी नहीं रह सकती, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं, क्योंकि ये वो आवाजें हैं
जो आवाजें देश को नेतृत्व देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगले स्पीकर जिन्हें मैं आमंत्रित कर रही हूं, युवा नेता तुषार सोनी नागपुर से आते हैं, आज के विषय पर अपने विचार रखेंगे। तुषार सोनी। सन 1964-65 में जब भारत अनाज संकट से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से हफ्ते में सिर्फ एक दिन उपवास रखने का आग्रह किया। देश की जनता ने उनको निराश ना करते हुए भारत के अन्न भंडारों को फिर से भर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस एक दिन के उपवास की शुरुआत शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने घर से की थी। यथा राजा तथा प्रजा। मैं तुषार अनूप कुमार सोनी 5वें भारतीय छात्र संसद के इस पावन मंच से आप सभी को नमन वंदन करते हुए बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मैं उस धरती पर जन्मा हूं जिस पर शास्त्री जी जैसे आदर्शवादी और निस्वार्थ नेता ने इस देश में बदलाव लाकर देशवासियों में चेतना पैदा की। मुझे फक्र है कि मैं लौह पुरुष सरदार पटेल की सरजमी पर जन्मा हूं, जिनकी बदौलत आज ना तो मैं महाराष्ट्र से हूं, ना आप गुजरात से हैं, ना पंजाब से है, ना तमिलनाडु से है, बल्कि हम सब हैं तो एक देश से, एक राष्ट्र से, एक भारत से। योर इंडिया, माय इंडिया, और इंडिया। दोस्तों, हमें बचपन से यही बोला जाता है और यही सिखाया जाता है कि ये दुनिया बड़ी जालिम है, चालाक है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, और न जाने क्या क्या। पर जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए, अगर ऐसी ही छोटी सोच का शिकार राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जैसे महान समाज सुधारक होते तो आज भी हमारी माताओं और बहनों की सती प्रथा के नाम पर बलि दी जाती। अगर बाबा आमटे भी यही सोच रखते तो शायद ही कोई कुष्ठ रोगियों के प्रति इतना संवेदनशील रहता और तन मन धन से सेवा करवाता। समूचा भारत आज भी उस वीरांगना नीरजा भानोट पर गर्व करता है जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर सैकड़ों मुसाफिरों की आतंकवादियों से रक्षा की थी। देश में ऑपरेशन फ्लड के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन भी अगर ऐसी ही छोटी सोच रखते तो शायद भारत आज दूध उत्पादन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी अगर ऐसी ही छोटी सोच की जंजीरें नहीं तोड़ पाते तो क्या शायद भारत को आज पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों की भेंट मिल पाती। और इस मंच के पितामह, इस भारतीय छात्र संसद के पितामह प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ जी कराड़ और राहुल कराड़ जी की दूरदृष्टि अगर नहीं होती तो शायद हम यहां पर नहीं मिल पाते। दोस्तों, हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग नहीं कर पाए, पर आज मुझे ये खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व होता है कि इस मंच के जरिए, इस भारतीय छात्र संसद के जरिए हम भारत को सुपर पावर बनाएंगे। अरे बहुत हो गया सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। अब वक्त आ गया है कि इस सोने की चिड़िया को ना बदलकर हम सोने का शहर बनाए जो विश्व के सामने हम प्रस्तुत कर सके। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अर्थात दुनिया में बदलाव की इच्छा रखने वालों, सबसे पहले अपने आप को बदलो। दोस्तों, आज इस देश में जितने भी बदलाव आए हैं, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक, वैज्ञानिक हो या औद्योगिक, इन सब की नींव गांधी जी के इस एक बदलाव वाले सिद्धांत पर रखी गई थी। दोस्तों, आज इस देश में एक और बदलाव की पहल हुई है, स्वच्छता की, स्वच्छ भारत की। परंतु यह स्वच्छता की मुहिम जमीनी स्तर पर तभी काम करेगी जब यह हम इसके प्रति सजग हो, कर्तव्यबद्ध हो, जागरूक हो। और मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है कि भारतवर्ष के कोने कोने से आए मेरे जैसे आप सभी लोग इस मुहिम को हकीकत में बदलेंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे। क्लीन इंडिया, माय इंडिया। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तुषार सोनी की आवाज हमने सुनी, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ युवा छात्र नेता का यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच पर अभिनंदन। यही है हमारे हीरोज, हम सब हीरोज हैं क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मित्रों, आज हमारे लिए एक विशिष्ट दिन इसलिए भी है कि हम अपने हीरोज को यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं। भारतीय छात्र संसद के मंच से देश के रियल हीरोज को। गणित का नियम अगर हम बात करें तो बड़ा सीधा है, 2 दूनी 4 होते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इसमें एक जादू भी काम करता है। ये जादू एक ऐसी शख्सियत का जादू है जिसने सुपर 30 बनाया।
और सुपर को इतना सुपर बना दिया कि आज पूरे देश में उसका नाम होता है। जी हाँ, आप मेरी मुराद समझ गए होंगे। आनंद कुमार, मैथमेटिशियन, संस्थापक सुपर 30, जो आज मंच पर मौजूद है। और आज हमें ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड में उन्हें आज हम पुरस्कृत कर रहे हैं। इस मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड से आज सम्मानित कर रहे हैं श्री आनंद कुमार, जिन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया और उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। इस हीरो को आज हम सलाम करते हैं। मित्रों, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये भारत के रियल हीरोज हैं। ये गुदड़ी के लाल हैं जिन्होंने आज देश में अपना नाम कमाया है। श्री आनंद कुमार, मैं उनसे निवेदन करूंगी 2 शब्द कहें आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। यहाँ मंच पर उपस्थित इस बड़े कार्यक्रम के प्रणेता कराज जी और हमारे सभी गण्यमान्य व्यक्ति और साथ साथ पूरे देश से आए देश के भविष्य, भारत की आन बान शान हमारे युवा साथी, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और इस तरह से सम्मानित किया। मेरे दोस्तों, आज देश में आप ही जैसे युवाओं की जरूरत है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि जिस शांति से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कई तरह के मनोरंजन को छोड़कर अपनी पढ़ाई और व्यस्तता से समय निकाल के जिस जुनून के साथ आप यहाँ यात्रा करके आए हैं, अगर अमेरिका और जापान के लोग देखेंगे तो सच में डर जाएंगे और उन्हें लगेगा कि सच में आने वाला भविष्य भारत का ही है। मैं बहुत जगहों पर जाता हूं, लेक्चर देने का मौका मिलता है, चाहे MIT हो, हार्वर्ड हो, जापान हो, कहीं भी जाता हूं, लोगों को देखता हूं, बड़े बड़े लोगों को सुनता हूं, बोलता हूं, देखता हूं, लोग लेक्चर दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, साथ में लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और लोग बोलते हैं कि यहाँ में युवाओं में जोश ही खत्म है, यहाँ की युवाओं का उत्साह ही खत्म है। हम लोगों को तो भारत से सीखना चाहिए। जरूरत तो सिर्फ इस बात की है मेरे दोस्तों, आप अपने आप को जगाएं और देश के लिए क्या कर सकते हैं ये प्रयास करें। आज हमारे प्रोग्राम में चाहे अनूप, जिसके पिताजी 1 किलो चावल की व्यवस्था नहीं कर पाए और बेटा रो रहा था भूख से, और माँ बोली बच्चे की कि जाइए कुछ खाना लेके आइए, और वो फिर कभी नहीं आए। उनका बेटा अनूप हमारे पास आता है, बताता है अपनी कहानी कि किस तरह से पिताजी 8 बरस की उम्र में हमें छोड़कर चल गए, खाना घर में नहीं था, गरीबी के चलते छोड़ के चल गए। उनकी माँ बताती है कहानी, और फिर भी वो बच्चा पढ़ता है, क्योंकि अब हमारे देश में इस सच्चाई को हम लोगों को स्वीकारना होगा कि हमारे देश में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता बनी है वो अद्भुत है। अब गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। एक जमाना था कि जब एक साहब हुआ करते थे तो उनका ड्राइवर अपने साहब की खिदमतदारी इसी उम्मीद में करता था कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो साहब का बेटे की ड्राइवर बन जाएगा। लेकिन अब उस मजदूर में भी ये भावना आई है कि चाहे मेरी थोड़ी सी जमीन बिक जाए, हमारा खून का कतरा कतरा बिक जाए, लेकिन मेरा बेटा भी पढ़ेगा और इस साहब से बड़ा साहब बनेगा। पहले लोग गांव में, देहात में राजनीति करने वाले लोग वोट मांगने जाते थे, गरीब गरीब लोग आते थे बेचारे और बोलते थे बाबू नौकरी दे दा हमारे बेटा के, नौकरी लगवा दीजिए हमारे बच्चों को। लेकिन अब कभी भी कोई नेता जाता है, इस बार मैंने लोकसभा के चुनाव में देखा अपने क्षेत्रों में कि कभी भी कोई नेता गया और वोट मांगा तो लोगों में आक्रोश था कि ये स्कूल में क्या हो रहा है, यहाँ पर तो खिड़की दरवाजे नहीं है, वो भी चोरी हो गए हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे, शिक्षा की व्यवस्था करो। तो ये आक्रोश, ये जागरूकता
हमारे देश को जरूर बदलेगा। आप कैसे साथ दे सकते ये देखिए। अनूप इसी तरह के स्कूल में जाता था जहां पर टीचर नहीं आते थे, सेल्फ स्टडी करके गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता है, हमारे पास आता है, मैं अपने प्रोग्राम में रखता हूं। 2 साल लगातार मेहनत करता है और आज अनूप IIT बॉम्बे से क्वालिफाई करके 33 लाख सालाना पैकेज पर काम कर रहा है। चाहे सूरत में काम करने वाले मजदूर, भुवनेश्वर का बच्चा हो, राधे श्याम, जिसकी एक आंख की रोशनी चली गई, गिर गया, आंख में लकड़ी चला गया और वो किसी काम का नहीं रहा। पिता ने डफली बनाने के लिए, भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया और ट्रेन में, वो चलती ट्रेन में गाना गाकर भीख मांगता था, लेकिन उसके दिल में पढ़ने की इच्छा जागृत थी। 2 साल के बजाय 4 साल मैं राधे श्याम को रखा, उसका कोई लेवल नहीं था, मैं उसको पढ़ाते गया अपने घर में साथ रख के, और आज राधे श्याम IIT रुड़की का स्टूडेंट है। चाहे निधि झा के पिताजी मंदिर में पूजा करने का काम करते थे, कोई दान दक्षिणा आ गया तो घर किसी तरह से चल जाता था। मंदिर में लोग आते थे, प्रार्थना करते थे, या भगवान हमारे बच्चे को, हमारे बच्ची को IIT में पहुंचा दीजिए। निधि भी गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी, वहीं से IIT का नाम सुनी, उसकी भी इच्छा थी कि IIT में जाए और आज निधि भी IIT में पढ़ रही है। ऐसी 360 कहानियां हम लोगों ने बनाई अपने मेहनत से, बगैर किसी से 1 रुपया चंदा लिए हुए। हमारे प्रोग्राम में सफलता मिली। इस प्रोग्राम के लिए हमारी माताजी खाना बनाती है, हमारी वाइफ IITian है, वो अपनी नौकरी छोड़कर बच्चों को पढ़ाती है, खाना बनाती है। मेरा भाई पूरी ताकत से इस प्रोग्राम में लगा हुआ है। पर प्रोग्राम की सफलता मिली, लोग चंदा देने के लिए आए, मुकेश अंबानी जी बुलाए, आनंद महिंद्रा जी बुलाए, शायद कोई राज्य के मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने मुझे नहीं बुलाया और चंदे के लिए नहीं पूछा। मैंने कहा कि अगर आप में जज्बा है, अगर आप में जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई चंदा, कोई मदद की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। हम लोग, मेरा परिवार, मेरा भाई और हमारा कुछ स्वयंसेवक, हम लोग मिलके शाम को थोड़ा ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ा के, घर घर घूम के, जगह जगह पर जाके हम ट्यूशन पढ़ाते हैं और उससे जो आमदनी होती है उसी से हमारे 300 बच्चों का और हमारे परिवार का खर्चा चलता है। किसी से कोई बगैर लिए हुए हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसको दिखाना चाहते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपको कि देखिए, आप अच्छा काम करेंगे, देश को बदलेंगे, आपको असुविधाएं आएंगी, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरे दोस्तों डरना मत। अभी लोकसभा का इलेक्शन था, देखा युवाओं में, युवा क्या कर रहे थे, युवा पे देखा कि युवा क्या कर रहे थे कि नया स्कॉर्पियो ले लिया, कुछ बेलेरो ले लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, महंगी महंगी गाड़ियां ले ली, कुर्ता पैजामा सिला लिया और चले गए टिकट मांगने कि भाई मैं टिकट का दावेदार हूं, और समझा रहे अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कि देखिए हमारी जाति की संख्या यहाँ इतना है, हमारी जाति की संख्या यहाँ इतना है, इस धर्म के लोग इतना है, अतः मुझे टिकट दे दीजिए। ये राजनीति बदलनी होगी मेरे दोस्तों। कोई जरूरी नहीं है कि आप सीधी राजनीति में जाए। समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं ये सोचिए, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कोई आप पर एसिड फेंक दे तब आप समाज के लिए करें। चाहे मेरे तरह मैं पैसे के अभाव में कैम्ब्रिज नहीं जा सका था, उसी दर्द से इस प्रोग्राम को चलाता हूं, तो कोई जरूरी नहीं है कि पैसे के चलते आपकी पढ़ाई छूट जाए तब आप करें। बगैर अभाव के आप क्या कर सकते हैं, बगैर दुख दर्द के आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को दुख को देख के आप क्या कर सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है मेरे दोस्तों। मैं चलते चलते एक लास्ट वाकया सुनाना चाहूंगा। देश में जो अभी राजनीतिक परिस्थिति है, वो मैं बचपन से पढ़ता था और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मान के ये सोचता था। हमारे पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे, एक बहुत छोटे से पद पर थे, उनके आमदनी उनकी ऐसी नहीं थी कि हमें कोई गवर्नमेंट स्कूल में के अलावे कहीं पढ़ा सके। जब मैं मैथमेटिशियन बनना चाहता था, वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ पढ़ कर प्रभावित था, गणितज्ञों की जीवनी पढ़ पढ़ कर प्रभावित था, मैं मैथमेटिशियन बनना चाहता था। पिताजी ने के पास पैसे नहीं थे तो स्कूल के बाद कॉलेज में ही रह गया, पटना यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई आगे बढ़ानी पड़ी। मैंने कुछ पेपर लिखा, वो पेपर रिसर्च पेपर 4-4, 5 पेपर आपके लंदन के जर्नल में छप गए उसी समय जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। कैम्ब्रिज से ऑफर आया, कैम्ब्रिज से जब ऑफर आया कि भाई इसको पीएचडी करने का मौका दिया जाए, घर में खुशियां थी लेकिन दुख था कि हमारे पास हवाई जहाज का खर्चा तक नहीं था।
हर जगह लोगों से मांगा, कोई 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं था कि भाई कोई पैसा दे दो। कहने के लिए कोई कहता धर्म बदल दो, कोई कहता शादी कर लो दहेज दे देंगे, कोई कुछ, लेकिन कोई मदद नहीं किया और मैं नहीं जा सका। और इसी दरमियान में एक आखिरी वाकया सुनाता हूं। एक नेताजी जो हमारे बिहार के मंत्री जी थे, उनसे इसी तरह के एक प्रोग्राम में एक आदमी ने मुलाकात करवा दिया और कहा कि नेताजी आपकी मदद कर देंगे, शिक्षा मंत्री है बिहार सरकार की, आपकी मदद करेंगे। मैं गया तो वहां पर एक फिल्मी दृश्य था। नेताजी ने बुलाया, मैं गया, देखा कि लोग बैठे हुए थे उनके रूम में 10-12 लोग और बातचीत कर रहे थे कि भाई यहाँ इतना वोट है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। मैंने कहा कि सर आपने बुलाया था पैसे के लिए। आज का देश का नेता कैसे बोलता है? जब मैंने बोला सर आपने बुलाया था पैसे के लिए, बोला हाँ बुलाया था पैसे के लिए, समझाने के लिए बुलाया था, पैसे के चक्कर में ना रहो, पैसे के चक्कर में रहोगे तो तुम बर्बाद हो जाएंगे, समझाने के लिए बुलाया था। हम कि भाई हम तो कैम्ब्रिज जाना था, इनसे पैसा मांगने के लिए आए थे, बोले भी थे कि हवाई जहाज का किराया देंगे। हम बोले कि सर आप बोले थे, फिर हमने 10 मिनट बाद बोला कि सर आप बोले थे मुझे विदेश जाना है, फिर फिल्मी अंदाज में बोले जाओ विदेश, अच्छा काम करो, नया रिसर्च करो, लेकिन फिर वापस इसी धरती के लिए काम करने के लिए आओ, यही समझाने के लिए बुलाया था। हम कि भाई फिर ये नहीं आदमी बोल रहा है कुछ। फिर हम लास्ट में उनको एक बात बोला कि सर आप तो बोले थे कि भाई मदद करेंगे, उन्होंने कुछ मदद नहीं किया। मैं निराश बाहर जाके गेट पर चाय पी रहा था, एक चाय पीने लगा, चाय वाला बोला क्या बात है बाबू मुंह लटकाए हुए? हमने बोला ऐसी ऐसी बात है। अरे तुम उस नेता के पास गए हो जो 3 महीने से उधार चाय पी रहा और मुझे पैसा नहीं दिया है। ये आज के देश के नेताओं की सच्चाई है। इससे उभरना होगा, आपको नई राजनीति करनी होगी, गांव तक जाना होगा, फेसबुक इंटरनेट इससे जुड़ने के साथ साथ गांवों तक जाना होगा, गांव के स्कूल की बदहाली मिटानी होगी, देखना होगा कोई बीमार है उसको आप कैसे मदद कर सकते हैं, कोई अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है उसका आप कैसे विरोध कर सकते हैं। ये करेंगे तो जरूर देश की हालात बदलेगी। सिर्फ धैर्य रखें और हमेशा सोचे बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। भयंकर से भयंकर तूफान हो दोस्तों, कश्ती निकल सकती है। कभी निराश ना हो, मायूस ना हो, मेहनत करते रहे, हमारे देश की तकदीर जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद कुमार जी। आपके इस तेजस्वी रूप को देखकर निश्चित रूप से हमारे छात्र नेता प्रेरणा लेंगे। और अब एक और गंभीर बात भारतीय छात्र संसद के मंच से। मित्रों जरा कल्पना कीजिए जब एक जलती हुई तीली हमें छू जाती है या गर्म चाय हम पर गिर पड़ती है तो कितना दर्द होता है। लेकिन सोचिए वो दर्द कैसा होगा, उस दर्द को जरा महसूस करिए जब एक पागल, एक उन्मादी, एक सिरफिरा आप पर तेजाब डाल दे। कितना दर्द, उसके बाद अंधेरा, संघर्ष और जिंदगी जैसे मौत के बराबर। लेकिन ऐसी जिंदगी से भी लोग बाहर निकलते हैं और ऐसी ही एक हीरो, रियल हीरो हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। गाजियाबाद की रहने वाली सोनिया चौधरी, हमारी हीरो, जिन्होंने सपना देखा था एयर होस्टेस बनने का, लेकिन जिंदगी को शायद ये मंजूर नहीं था और ये घटना उनकी जिंदगी में घट गई। सोनिया चौधरी आज भारतीय छात्र संसद के मंच पर हैं। जोरदार तालियां मित्रों, हमारी रियल हीरो, आज हम उन्हें सम्मानित करेंगे। सोनिया चौधरी आज हमारे बीच हैं और आज उनको हम हीरोज ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। मित्रों, बात करेंगे, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, मिलजुल कर उनकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। आप हमारी रियल हीरो हैं, सोनिया चौधरी। और अब I request each one of you, I think we can imagine if something such incidents happens in someone's life, we can't even go out of the house. The kind of courage she's showing across the country, going so many places, I request each one of you to give a standing ovation to her. Please. और अब हम आग्रह करेंगे सोनिया चौधरी से
कि हमारे भारतीय छात्र संसद के इस मंच को संबोधित करें। नमस्कार। आपको मेरा नाम तो पता चल ही गया है, मेरा नाम सोनिया है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ। हमारा जो एनजीओ है इसीलिए ही वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने अपने आप को संभाला और शायद मैं आज यहाँ इस वजह से खड़ी भी हूँ। लेकिन बहुत से ऐसी गर्ल्स हैं जो नहीं बाहर निकल पाती हैं, नहीं अपने आप को सामने लाती हैं। हमारा जो एनजीओ है इसी ही वर्क में लगा हुआ है कि जो भी गर्ल्स अपने आप को गलत समझती हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ये सब सोचकर आगे बढ़ी कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। मुझे जिनके साथ ये हुआ है मुझे उन्हें जीना सिखाना है। मैंने तो सीखा, शायद उन्हें नहीं सीखना आया, मुझे उन्हें सिखाना है। और क्राइम जो हमारे साथ अटैक्स होते हैं या कोई क्रिमिनल नहीं होता है, हम जैसे ही लोग हैं। आप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग पता नहीं किस सोचता है, समझता है। किसी के हमारे बराबर में कौन बैठा है हम नहीं जानते, हम सिर्फ शक्ल देख सकते हैं, सीरत नहीं देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो हमारा दिमाग में आता है कि नो, तो क्यों उसने ये शब्द क्यों कहा, किसी भी मोटिवेट में, जैसे कि जैसे वन साइड लव होता है, लड़की बोलती है कि नहीं मैं तुमसे लव नहीं करती हूँ, तो जो उसने कहा नहीं तो उसको एक्सेप्ट करें, उसका आदर करें, ना कि आप उस पर अटैक करें। लेकिन उनके माइंड में आई थिंक ये आता है कि क्यों उसने मना क्यों किया। इंक्रेज उनके फ्रेंड्स बोलते हैं यार तुमने उसको ऐसे बोला, ठीक है उसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना। हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे ना सोच करके ये सोचे कि ठीक है उसने ना कहा, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमारा जो एनजीओ है यही काम कर रहा है। पहले जैसे हमारा एक छोटा सा एनजीओ था, जो अब जैसे बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आते थे कि हम आपके एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं। तो जैसे एक FB ऐप्स है, तो उसी तरीके से एक पलटन नाम से हमारे एक www.paltan.in करके हमारे साथ आज तकरीबन 1000 लोग जुड़े हैं। अवेयरनेस हम इसलिए चाहते हैं कि, और लोगों का साथ हम इसलिए चाहते हैं कि हम मैं ना सोचकर हम सोचें, और ये ना सोचे कि हम पहल करेंगे, नहीं दूसरा करें। हमें पहल करनी है, हमें आगे आना है, तभी दूसरा आगे आता है। ये ना सोचे कि हम वो पहले आए, ये सोचे कि हम पहले आगे आए। तो यही है कि हम चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया, थैंक यू सो मच। बट हमारे जो बहुत से लोग हैं, सबसे पहले जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमारी फैमिली ही हमारे अगेंस्ट हो जाती है। उनको दिमाग में ये आस पड़ोस के लोग ये डाल देते हैं कि अरे लाइफ ख़राब हो गई है। नहीं, बल्कि हमें इंकरेज करना चाहिए कि गलती उसने की है, इसने नहीं की है। उसने हमारा कैसे कहते हैं शक्ल खराब की है, हमारे हौसले बुलंद हैं, हमें जो करना है हम करके रहेंगे। बस हमारा थोड़ा सा नज़रिया, पहले मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, मैं पार्लर की जॉब करती थी VLCC में। पार्लर में आज भी चला रही हूँ और मेरे 2 पार्लर हैं और मैं एनजीओ से भी जुड़ी हूँ, यहाँ भी मैं वर्क करती हूँ। और सबसे यही कहती हूँ कि सोच को सकारात्मक रखें, निगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो किसी मतलब से ना करें, किसी कि हम इसकी हेल्प कर रहे हैं तो हमें कुछ पलट कर मिलेगा, हमें मिलेगा उसका प्यार और सबसे बड़ी ब्लेसेस। और थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया चौधरी, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, आपके एफर्ट्स को हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने अपने स्थान लें। और अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूं, उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और साहस का परिचय देते हुए पुलिस में अपने कार्यकाल के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने अपने साहस से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर 30 साल तक आतंक फैलाने वाले ददुआ डाकू का सफाया किया, जिन्होंने लखनऊ की गलियों में भटकते हुए
करीब 150 मेंटली चैलेंज्ड बेसहारा लोगों को पुनर्स्थापित किया, जिन्होंने 1990 में लखनऊ की गोमती नदी की सफाई को एक जन आंदोलन का रूप दिया, जिन्होंने पॉलिथीन बैग्स के खिलाफ जन जागरण अभियान किया। जी हाँ, हमारे साथ हमारे बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी श्री शैलजा कांत मिश्रा जी मौजूद हैं। उनका सानिध्य हमें प्राप्त है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आएं और आज के विषय पर हमें संबोधित करें। आज के इस सत्र के विषय में क्या कुछ हमें संबोधित करते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी सुने। Honorable Speaker of Meghalaya Assembly, विश्वनाथ जी, राहुल जी, आनंद जी, मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और इस देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए मेरे बेटियों और बेटों, ये दूसरी बार लगातार मुझे भारतीय छात्र संसद में आपके बीच में आने और आपसे बात का मौका मिल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं राहुल जी का, उन्होंने ये मौका मुझे दिया फिर से। मैं रहता हूं मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में और घर की छत पे शाम को मोहल्ले के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को 1.5-2 घंटे पढ़ाता हूं। मुझे अच्छा लगता है। कुछ समय पहले मैंने पूछा उन बच्चों से अलग अलग कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, और अलग अलग जवाब मिले। एक जवाब अजीब था। उनमें से एक लड़के ने खड़े होकर कहा कि मैं बड़ा होके हीरो बनूंगा। और ये हीरो कैसा होगा, जब मैंने उससे पूछा तो परिभाषा उसकी जो उसने बताई उसमें थोड़ी दिक्कत थी। जो हीरो उसने बताया वो हीरो है जिसके पास रुपया है, पैसा है, नाम है, शोहरत है। वो हीरो जो कभी असफलता जानता नहीं, जो सिर्फ विजेता है। कुछ फिल्मी सा हीरो। कुछ कंफ्यूजन है इस हीरो की परिभाषा में, आज आपके मन में नहीं होगा, लेकिन 4-6 शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो आज इस हीरो शब्द को ही नहीं, हमारी जिंदगी को डिफाइन करने लग गए हैं, परिभाषित करने लग गए हैं। ये शब्द हैं हार और जीत, सफलता और असफलता, लाभ और हानि। थोड़ी चर्चा इस बारे में हम कर लें तो ये हीरो शब्द की परिभाषा को समझने में आसानी होगी। ये सबसे पहले शब्द हार, बड़ा डरावना सा है ये। हार शब्द से डर जाते हैं, चेहरे लटक जाते हैं, बुझ जाते हैं हम हार शब्द सुनते ही। कोई वजह है नहीं इसकी। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, देयर आर नो फेलियर्स, ओनली लेसन्स इन लाइफ। और ये बात बड़ी वाजिब है। जिंदगी में हार या असफलता कुछ नहीं होती, खाली सबक होते हैं। हर हार की एक वजह होती है, उसे अगर आप समझ लो और अपनी जिम्मेदारी तय कर लो और समझ लो, औरों की नहीं। मेरी गलती मुझे समझ में आनी चाहिए। तो हार की अगर वो वजह समझ में आ जाए, अपनी गलती समझ में आ जाए, उस गलती को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर कर दो, उसी समय से आपकी वो हार जीत में बदलना शुरू हो जाती है। और ये बात आपको समझ में आती होगी, लेकिन दिक्कत है हमारे अपने इतिहास की, इतिहास के लेखकों की। इतिहास की दिक्कत यह है कि वहाँ हिसाब रखा जाता है जीत का, विजेता का, सफलताओं का, और वहाँ उसी विजेता की रास्ते की असफलताएं, ठोकरें जो उसने खाई, उन्हें बिसरा दिया जाता है। और इसलिए ये हीरो और जीत और सफलता शब्द जो है ये सही रूप में परिभाषित नहीं हो पाते। सच बात यह है मेरे अपनों, सफलता की हर बुलंद इमारत की नींव में असफलता की गिट्टियां भरी होती हैं। ख्याल करना इसका, असफलता की गिट्टियां भरी होती हैं। कोई सफलता की इमारत, बुलंद इमारत खड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसकी नींव में हार, असफलता न हो। और
तमाम एग्जाम्पल्स ऐसे हैं दुनिया में जब लोगों ने इन असफलताओं को, अपनी हार की असफलताओं को जीत की बुलंद इमारत में तब्दील किया। मैं एक दो एग्जाम्पल्स दूंगा आपको। 135 साल पीछे जाता हूं, 14 मार्च 1879 एक बच्चा पैदा हुआ साउथ जर्मनी में। उसके पिता का नाम और उसकी माँ पॉलिन उसकी माँ का नाम, हर्मन उसके पिता का नाम। और ये बच्चा 2.5 साल तक कुछ बोलता नहीं था, कोई 4 साल की उम्र तक भी नहीं बोलता था। माता पिता ने उसको दिखाया डॉक्टर को, कुछ फायदा नहीं हुआ। 7 साल की उम्र तक ये बच्चा जो बोलता था देर तक रिहर्स करता था। और 15 साल की उम्र में ये बच्चा ज्यूरिख के पॉलिटेक्निक के इम्तिहान में फेल हो गया। कौन था? एल्बर्ट आइंस्टाइन। दिस वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप इस बात को समझना कि जो जिंदगी की छोटी छोटी हार या असफलताएं हैं, ये अंतिम नहीं होती। लाइफ इज ए मैराथन, ये शॉर्ट स्प्रिंट नहीं है। आप एक बागी को बस सही राह चलना शुरू तो करो। एक उदाहरण देता हूं आपको और। एक 18 साल का वो उद्यमी जो पढ़ाई छोड़ के 21 साल की उम्र में उसने अपनी कंपनी खोल ली, 24 में अरबपति बन गया और 30 साल की उम्र में उसकी अपनी कंपनी से उसके अपने साथियों ने उसे बाहर कर दिया। बाहर होना पड़ा उसे, वो टूट के बिखर गया, ही वॉज शैटर्ड। लेकिन दोबारा उसने एक और कंपनी बनाई, लगा, मेहनत की और वापस उस कंपनी को भी हासिल किया। एप्पल, आज सब आप लोग इस्तेमाल करते हो आईपॉड्स, आईफोन्स। एप्पल कंपनी और उसका मालिक, उसके सीईओ स्टीव जॉब्स। और एक उदाहरण देता हूं आपको यहीं पास, मुंबई का क्रिकेटर, 11 साल का वो बच्चा जो अपने कोच के पास गया और पहले ट्रायल में फेल हो गया, दोबारा बमुश्किलात पास हुआ। ये बच्चा जो अपने पहले क्लब के 2 मैचेस में 0 बनाता है। ये बच्चा जो पूना आता है, यहीं आपके शहर में, अंडर 15 का ट्रायल देने, वेस्ट जोन का, उसका जो बैटिंग पार्टनर है वो उससे उम्र में बड़ा था। जहां 2 रन थे उसने 3 रन लिए और ये बच्चा जो है वो रन आउट हो गया। रोते हुए पवेलियन आया और फिर पानी बरस गया और कोई मैच नहीं खेल पाया, सेलेक्ट नहीं हुआ वो वेस्ट जोन की अंडर 15 टीम में। उसकी त्रासदी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो बच्चा जब वापस गया उसके पैसे ख़त्म हो गए सारे खाने पीने में, और दादर रेलवे स्टेशन से शिवाजी ग्राउंड तक वो 2 क्रिकेट के अपने बैग्स अपने कंधे पे टांग करके रोता हुआ जाता है, सचिन तेंदुलकर। जो बात आपसे कह रहा हूं कि सफलताओं की बुलंद इमारत असफलताओं की गिट्टियों से भरी नींव पे खड़ी होती है। और इसलिए आप अपना हौसला न छोड़ना कभी। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि मैं यहां हार को ग्लोरीफाई करने आया हूं, तो बिल्कुल सच नहीं है ये। लेकिन कैसी हो ये जीत, कैसा हो ये हीरो और कैसी हो ये जीत, ये बात जब हम करते हैं तो एक नाम मुझे और याद आता है, बॉबी पियर्स। बॉबी पियर्स 5 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया सिडनी में नाव चलाना सीख गए। 6 साल में 13-14 साल के बच्चों को हरा करके पहली रेस जीती उन्होंने, और 20 साल में वो ऑस्ट्रेलिया के नौकायन चैंपियन हुए। 21 साल की उम्र में वो चले गए 1928 के एम्स्टर्डम के ओलंपिक में हिस्सा लेने और फाइनल्स में, और वो आगे जीत रहे। आधी रेस पूरी हो गई, बॉबी पियर्स आगे हैं, और क्या हुआ? अजूबा हो गया। एक बत्तख अपने सारे बच्चों के कतार के साथ उस चैनल को पार करने लग गई, वाटरवे को पार करने लग गई जिसमें ये रेस हो रही थी। और बत्तख को क्या पता कि ओलंपिक की रेस हो रही, बीच में नहीं आना। बॉबी पियर्स ने जो किया वो ओलंपिक के इतिहास में अजूबा है। उन्होंने नाव की रफ्तार धीमी कर ली, और नाव की रफ्तार धीमी कर ली। पीछे से केन मायर्स, अमेरिका के नौकायन के चैंपियन, ही वाज कैचिंग अप, और आसपास लोग शोर मचाने लग गए, चिल्लाने लग गए पागलों के तरीके से। लेकिन बॉबी पियर्स ने नाव की रफ्तार न बढ़ानी थी तो न बढ़ाई, और तब तक नहीं बढ़ाई जब तक कि एक एक वो बत्तख का बच्चा अपनी मां के पास सुरक्षित किनारे नहीं पहुंच गया। मित्रों,
बॉबी पियर्स ने उस दिन न सिर्फ वो रेस जीती, न सिर्फ सारे ऑस्ट्रेलिया का दिल जीता, न सिर्फ एम्स्टर्डम के रहने वालों का दिल जीता, शायद संसार में उन सबका दिल जीता जिन्होंने इस घटना के बारे में सुना। और यकीन मानो, मुझे ऐसा लगता है जैसे बॉबी पियर्स ने उस दिन उस परवरदिगार का भी दिल जीत लिया। और ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि 1928 की इस रेस के बाद से 1945 में जब तक बॉबी पियर्स ने अपने आप रेस में हिस्सा लेना छोड़ा नहीं, वो एक भी रेस नहीं हारे। 6 साल से उम्र से लेके 32 साल की उम्र तक, अब 32 साल अगले, एक भी रेस नहीं हारे बॉबी पियर्स। मित्रों, जीत हो तो ऐसी, जीत हो तो ऐसी जिसमें कि ओलंपिक के गोल्ड मेडल के लिए बत्तख के एक छोटे बच्चे को घाव देना, चोट देना मंजूर नहीं। और ये जज्बा अगर आप समझ पाओगे तो बात तब बनेगी। आज तो बात होती है विक्ट्री एट एनी कॉस्ट। आज कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। आपने कभी तर्जुमा किया है ये कट थ्रोट कंपटीशन क्या होता है? ये कट थ्रोट कंपटीशन का हिंदी में अनुवाद करो तो क्या बनेगा? गला काट प्रतियोगिता। कल्पना ही विभत्स है, जहां कटी हुई गर्दनों और नरमुंडों के ऊपर किसी विजेता का सिंहासन लगा हो। कैसे सुखद हो सकता है वो सिंहासन? सच बात यह है मेरे अपनों, ध्यान देना, आप बेईमानी और लालच और क्रूरता और दुर्भाव से भरी हुई जीत बड़ी जहरीली होगी, बड़ी जहरीली होगी ये जीत। इस जीत में बीज दबे होंगे आपके अपने हार के, निराशा के, अवसाद के और विनाश के। दूर रहना इससे आप। हार ईमानदारी की, सच्चाई की, उदारता की और सद्भाव से भरी हुई बड़ी शानदार होगी। आप अगर लगा सको तो इस हार को जिंदगी भर गले लगाना, जीतने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी मौज में जाएगी आपकी। और बड़े फायदे में रहोगे आप इस शानदार हार से, ईमानदारी की हार से, सच्चाई की हार से, सद्भाव की हार से, उदारता की हार से जीतोगे आप और लाभ में रहोगे। और कैसा हो ये लाभ और हानि? एक कहानी सुनाता हूं आपको। कन्फ्यूशियस सुनाया करते थे ये कहानी, चाइनीज फिलोसोफर। एक नदी है चाइना में, उसका नाम है यांगजी। ये यांगजी रिवर जो है, अब भी उसके ऊपर शायद दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और यांगजी रिवर के किनारे कन्फ्यूशियस की उस कहानी का हीरो रहता था, उसका नाम था ज़ैंग। और ज़ैंग काम करता था किसी बड़े व्यापारी के लिए, जिसने एक दिन उससे कहा कि नदी के उस पार जाओ, नानजिंग सिटी में कुछ कारोबार के लिए। सुबह सुबह जब ये जल्दी पहुंच गया वहां, तो नगर का द्वार अभी बंद था। तब नगरों में दरवाजे होते थे, आपने भी सुना होगा, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट। वो नानजिंग सिटी का दरवाज़ा बंद था। सिक्कों की थैली को, कपड़े की थैली को सर के नीचे लगा के तकिया बना करके वो लेट गया और सो गया ज़ैंग। और जब उसकी नींद खुली तो दरवाज़ा खुल चुका था, चहल पहल शुरू हो गई थी और ज़ैंग घबरा करके जल्दी से अंदर गया। आधे घंटे बाद उसे याद पड़ा कि वो थैला भूल गया। और ज़ैंग को ऐसा लगा कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो जितने उसमें चांदी और सोने के सिक्के थे, वापस करने में ज़िंदगी गिरवी रखनी पड़ती उसे। बेहाल, बदहवास घूमता रहा, उस जगह पे थैला नहीं मिला। फिर एक बुढ़ा आदमी आया वहाँ, उसने पूछा, परेशान हो, इसने बताया, वो उसे घर ले गया अपने बूढ़ा आदमी। और उसने पूछा क्या था उनमें। उसने बताया कि एक बड़ा लिफाफा था, उसमें सिक्के थे मेरे मालिक के, चांदी और सोने के। एक छोटा लिफाफा, उसमें सिक्के थे मेरे अपने। और बूढ़े आदमी ने देख करके वो उसे थैला वापस किया। और ज़ैंग ने कहा, कुछ इनाम देना चाहता हूँ तुम्हें। उसको उसकी सांस वापस आई, राहत वापस आई। और उस आदमी ने कहा, मुझे अगर इन रुपयों का, इन सिक्कों का लालच होता तो मैं वापस क्यों करता तुम्हें, ये तो मेरा फर्ज था, तुम इन्हें ले जाओ। जब बहुत पीछे पड़ा ज़ैंग, तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अच्छा, कुछ देना चाहते हो तो ये वायदा करो, ये वायदा दो कि जब आगे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, किसी को राहत देना होगा किसी को, तुम इन सिक्कों का मुंह नहीं देखोगे। ये वायदा करके ज़ैंग वहाँ से चले आए, अपना कारोबार किया। कहानी अभी ख़त्म नहीं है।
असली बात रह गई। जैंग ने वो कारोबार किया, शाम को जब लौटने लग गए यांगजी रिवर के किनारे तो वहां बाढ़ आ गई थी, तूफान आ गया था, तमाम नावें डूब गई थी, लोग डूब के मर रहे थे। और फिर जैंग को वो बात बूढ़े आदमी की याद पड़ी, उसने अपना सिक्कों का लिफाफा निकाला और निकाल करके उसे वहाँ मछुआरों में बांटा और ये सुनिश्चित किया कि दर्जनों वो लोग जो निश्चित मौत के शिकार थे वो बचे। और वो बच के जब किनारे आए तो उन लोगों ने जैंग को घेर लिया। उनमें एक नवयुवक ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं चाहता हूं तुम मेरे पिता से मिल लो, बड़ी खुशी होगी उन्हें तुमसे मिलके। और जैंग गया उसके साथ, और आश्चर्य की बात ये वही बुढ़ा था जिसने सुबह लिफाफा वापस किया था। और वो उस बुढ़े ने जब जैंग से कहा कि कैसे निभाऊं तुम्हारा एहसान, कैसे चुकाऊं तुम्हारा एहसान, तो जैंग ने कहा, किस एहसान की बात करते हो तुम, कौन सा एहसान? अरे तुम्हें एहसान मानना है तो मानो उस ईमानदारी का, अपनी ईमानदारी का जिसके नाते तुमने वो थैला मुझे वापस कर दिया। तुम्हें एहसान मानना है तो मानो अपनी उस सज्जनता और उदारता का जिसके नाते तुमने वो इनाम सिक्के में मुझसे नहीं लिए जिन सिक्कों से तुम्हारे बेटे की जान बची। तुम्हें इनाम मानना है तो मानो उस सीख का जो तुमने मुझे दी, शब्दों से नहीं आचरण से। और तुम्हें इनाम मानना है तो मानो उन सत्कर्मों के बीज का जो तुमने मेरी जिंदगी में बोया अपनी जिंदगी के साथ साथ। मेरे अपनों, मुझे नहीं पता ये कहानी सच है या झूठ, ये कल्पना है या वास्तविकता, मैं नहीं जानता। फर्क नहीं पड़ता इस बात से, फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि वो सच्चाई और ईमानदारी और सद्भाव और उदारता आप अपनी जिंदगी में रखना चाहते हो या नहीं, वो बीज आप अपने अंदर बोना चाहते हो या नहीं। फर्क सिर्फ इसी एक बात से पड़ता है। और मैं जानता हूं कि आसान न होगा, ये आप हजारों जो यहाँ बैठे हो आसानी से इसको धारण नहीं कर पाओ। ये छोटे छोटे शब्द हैं, सत्कर्म, ईमानदारी, उदारता, सद्भाव, छोटे छोटे शब्द हैं ये, लेकिन इनमें है बड़ा वजन। सुनना समझना आसान है, इनको लेकर के जिंदगी गुजारना कठिन पड़ जाता है। और मुझे पता है कि आप सब के सब ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन उम्मीद है कुछ तो होगे ऐसे, कोई एक तो होगा जरूर। और वो एक जो यहाँ होगा मेरे सामने, मेरा बेटी या मेरा बेटा, जिसे मैं पहचानता नहीं, लेकिन जो इन बातों के वजन को समझता है, उससे बात करने आया हूं मैं। और उससे ये कहना है मुझे कि ये वो जलता दिया है। आपको पता, 10,000 बुझे हुए दियों का कोई मतलब नहीं। बढ़िया दिया, अच्छा तेल, अच्छी बाती, उसमें अगर आग नहीं है तो बेकार है, कोई रोशनी नहीं। और एक जलता हुआ दिया कैसा भी हो, वो जला के सारी कायनात को खाक कर सकता है और रोशनी से भी भर सकता है। और आपके बीच में वो एक दिया जो है, उससे मैं बात ये कहना चाहता हूं। वैसे सबसे एक 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। दुष्यंत एक कवि हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, आप में से बहुतों ने सुनी होगी, बड़ी फेमस है वो कविता। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। पीर मतलब तकलीफ, परेशानियां। आज देश में, समाज में कितनी परेशानियां हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये आग जिसकी जिंदगी में होगी, दिल में होगी, उसके लिए ये अंतिम बात कहना चाहता हूं। और वो ये एक छोटी कहानी और 4 शब्दों की, बड़ी नहीं। कुछ नौजवान गए पहाड़ियों में, वादियों में। उनमें से एक नौजवान ने एक गाली उछाल दी। आसपास की पहाड़ियों से एको प्रतिध्वनि वापस आ गई।
अब बाकियों ने भी करना शुरू कर दिया, गालियां उछालनी शुरू की और गालियां वापस आने लग गई, खेल बन गया। एक फकीर वहां गया, गुजरता था, उसने रुक के कहा, क्यों मेरे बेटों ऐसा क्यों करते हो? जब तुम जानते हो कि जो तुम पैदा करते हो वो तुम तक वापस आ रहा है, तो तुम गालियां क्यों उछालते हो? तुम क्यों नहीं किसी संगीत का सृजन करते जिसकी तरंगें आकर के इन क्षणों में तुम्हारे जीवन को आनंद से भर दें? क्यों गालियां उछालते हो तुम? उन नौजवानों ने किया ऐसा, आनंद पाया। वो सीख जो उस फकीर ने दी थी वो दोहराता हूं आपके आगे, बड़े मर्म की बात है। वो उस जलते दिए को याद होगी, ऐसा मैं समझता हूं, बाकियों को भी काम आएगी। और वो ये कि लाइफ इज एन एको, ये जिंदगी आपकी एक प्रतिध्वनि है। जो आप पैदा करते हो वो आप तक वापस आ जाता है, कहीं और जा नहीं सकता। जो आपने पैदा किया वो आप तक ही आएगा, वो आपको घेरेगा, अच्छा या बुरा। और इसलिए अगर आप इस बात को याद रखो, एक वो जो न्यूटोनियन लॉ ऑफ फिजिक्स है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, वो फिजिक्स में चाहे फेल कर जाए, जिंदगी में फेल नहीं करता, वो जीवन का सिद्धांत है। और अगर ये बात आपको याद रहे तो आप याद करना और कोशिश करना, अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके आसपास के माहौल में, संसार में, औरों की सोच में आपके लिए अच्छाई आ जाएगी। अगर आप अच्छा बोलोगे, सच्चा बोलोगे, मीठा बोलोगे, तो आपके आसपास के संसार में आपके लिए मिठास भरेगी। और अगर आप इन दो हाथों से जो परवरदिगार ने आपको दिए हैं, इन दो हाथों से अगर आप सद्भावना के बीज भरोगे अपने और आसपास के जीवन में, अगर आप राहत बांटोगे इन दो हाथों से, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हजारों हाथ उठ खड़े होंगे आपकी राहत के लिए। मुझे पता है यह करना आसान नहीं, लेकिन आप सबसे एक एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं जाते जाते। और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आप सारी जिंदगी ये न कर पाओ न करना, आप साल भर न कर पाओ न करना, महीने न कर पाओ न करना, हफ्ते न कर पाओ न कर पाना, एक नहीं आधा दिन आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आप मुझे दे सको। और सीधा एक्सपेरिमेंट है, सुबह से शाम तक एक रोज ऐसा करो आप, उस दिन अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी निकाल के बाहर कर दो। किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना, कोई आलोचना नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, बस आधा दिन। और उस दिन आप कोई झूठ न बोलो, कोई फरेब की बात न बोलो और कोई कड़वी बात न बोलो। एक दिन की बात करता हूं, सिर्फ मीठी और सच्ची और अच्छी बातें करो एक दिन। और उस दिन को आप एक दिन को राहत का दिन बना दो औरों के लिए। औरों का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, वो राहत घर की छत पे चिड़ियों को दानों की राहत, वो राहत चींटियों को आटे की राहत, वो राहत पेड़ों को पानी की राहत, और अगर बांट सके तो और इंसानों को उनको राहत। एक दिन अगर आप ऐसा गुजार सको मेरे अपनों, मेरे बेटियों और बेटों, यकीन मानो ये दिन आपकी जिंदगी बदल देगा। और वो इसलिए कि आप सबके अंदर वो डिविनिटी बैठी हुई है, वो हीरो छुपा हुआ है जिसे आप उभरने नहीं दे रहे, जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो एक दिन आपको कनेक्ट करेगा आपके अंदर की डिविनिटी से, वो एक दिन आपको कनेक्ट करेगा आपके अंदर के उस हीरो से। और एक बार उसका नशा आपने पा लिया, उभर नहीं पाओगे उससे आप। बड़ी उम्मीद से आपसे ये बात कहता हूं, एक बार एक दिन की कोशिश तो करो, एक बार अपने अंदर की डिविनिटी को, अपने अंदर के हीरो को सरफेस पे आने तो दो। और यहां से विदा लेने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, ये हीरोज की बात होती है, ये जितने आप बैठे हो सब के सब, ऑल ऑफ यू आर हीरोज एंड हीरोइंस एंड एक्चुअली नो लेस। और ये हजारों लोग जो यहां बैठे हैं, नौजवान दिल और दिमाग, अगर एक बार ये हीरो बन गए जो हैं, संभावना है वो बन गए, यहीं से आज से अभी से एक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। इसमें कोई खून नहीं बहना, वो परिवर्तन की बयार बहेगी जो इस देश को और समाज को बदल के रखेगी। आप कोशिश तो करो। और आपसे अंत में ये पूछता हूं जाने से पहले, कोशिश करोगे आप?
इतनी धीमी आवाज के साथ। आपसे फिर से पूछता हूं, कोशिश करोगे आप? एक बार और, आप कोशिश करोगे? क्या संगीत है ये? आपकी यहां आपकी आवाज मेरे लिए संगीत है, और मैं बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने इस संगीत का सृजन किया। मैं कृतज्ञ हूं उस परमात्मा का जिन्होंने इस संगीत के सृजन में मुझे भी एक छोटा इंस्ट्रूमेंट बनाया। मैं आपसे यही बात करूंगा कि आप अपने अंदर के हीरो को पहचानो, उसे कुरेद के उसे निखरने उभरने का मौका दो, और अगर ऐसा हो सका तो अपना ये देश सज्जनों के रहने लायक बन सकेगा। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा कांत मिश्रा जी। आपकी इन बातों का एक असर हमारे सब युवाओं पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है रेजोल्यूशन का, भारतीय छात्र संसद के इस पहले सत्र के रेजोल्यूशन का, उस प्रस्ताव का जिसे हम यहाँ से पारित करते हैं। मैं आग्रह करूंगी मेरे सहयोगी अंशुमन से कि ये प्रस्ताव आपको पढ़कर सुनाएं। थैंक यू नीलम जी। इस सत्र का प्रस्ताव है, 5वीं भारतीय छात्र संसद में एकत्रित हुए हम सभी छात्र नेता ये प्रण करते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत हितों को समाज हित से जोड़कर एवं समाज के कल्याण के लिए भारत के बदलाव के संवाहक के रूप में उदित होंगे। We the student leaders of India assembled here in the 5th Bharatiya Chhatra Sansad hereby resolve to fuse personal goals with public good and work for betterment of society to emerge as future agents of change for India. To support SMS BCS 2Y, to oppose SMS BCS 2N. And your time starts now. मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सब लोग भारी मात्रा में वोट दें ताकि हमें एक्चुअल फिगर पता चले। एजेंट्स ऑफ चेंज, वी आर द एजेंट्स ऑफ चेंज। चेंज हमसे शुरू होता है, हमारे सारे स्पीकर्स ने यही कहा है। एंड योर वोट, एवरी वोट काउंट्स। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वोट। बता दें कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट 22, 21, 20 सेकंड्स घटते चले जा रहे हैं, वक्त कम है। आप जल्दी से जल्दी हमें वोट करिए और बताइए कि इस प्रस्ताव के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपका ये प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि यही देश की असली आवाज़ बनता है। देश अपनी इस युवाओं की आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकता। तो आज के प्रस्ताव पर आप क्या कुछ मत रखते हैं, हमसे शेयर करिए। सिर्फ 50 सेकेंड अब आपके पास बच गए हैं और जल्दी ही नतीजा हम सबके सामने यहाँ डिस्प्ले करेंगे। हम कितने वोट आपके मिले हमारे आज के इस प्रस्ताव को। Okay, only 30 seconds left. 28. I hope all of you are voting. When all of you vote, we get the actual figures. So please vote. Less than 15 seconds left. और हमारा ये सत्र फिलहाल यहाँ पर विराम हम दे रहे हैं, लेकिन अगला सत्र हम तुरंत शुरू कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1. 99% वोट हमारे आज के इस प्रस्ताव को मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने भारी मतों से हमारे आज के इस प्रस्ताव को यहाँ भारतीय छात्र संसद में पारित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस रेजोल्यूशन में भाग लेने के लिए। और अगला सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी अपने अपने स्थानों पर बने रहिए। हमारे विशिष्ट अतिथि यहाँ पहुँच चुके हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे आज के इस सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कोडेला शिवा प्रसाद राव साहब, आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हमारे बीच पहुंच गए हैं। पूनम महाजन राव, सांसद भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच पंडाल में मौजूद।
लीना पूनावाला, चेयरमैन लीला पूनावाला फाउंडेशन। लीला जी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। मैं अपने विशिष्ट अतिथियों से ये निवेदन करूंगी कि मंच पर पधारें ताकि हम विधिवत रूप से आज का ये दूसरा सत्र दिन का शुरू कर सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे इस सत्र का विषय है 33% इज इट रियल टूल फॉर विमेन एम्पावरमेंट। 33% क्या इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा? ये 33% आरक्षण